ओके लर्नर्स, आज से हम कौमार भृत्य शुरू करेंगे। ये कौमार भृत्य शिल्पी गुप्ता ने लिखी है। थर्ड ईयर की यह पीडियाट्रिक्स की बुक कौमार भृत्य आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं पे जो कौमार भृत्य का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, है ना, तो उसमें कौमार भृत्य का परिचय, परिभाषा और इम्पोर्टेंस, जो भी उसके एरियाज़ कवर करता है कौमार भृत्य, बाकी सब चीज़ों में वो सब दे रखे हैं। ठीक है, चैप्टर इंट्रोडक्शन टाइप है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बट 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के, है ना, और 5 नंबर का क्वेश्चन शायद ही कोई आए, बट 2 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो वहीं स्टार्ट करते हैं। परिचय। कौमार भृत्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और भृत्य। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमको पता होनी चाहिए। कौमार भृत्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौमार और भृत्य। कौमार शब्द कुमार का बोध करता है। कुमार मतलब जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बताया है, कुमार का मतलब जो गर्भकाल से लेकर 16 वर्ष तक के विशेष वाले बालक हैं। मतलब 0 to 16 ईयर्स ऑफ एज के जो ग्रुप के चिल्ड्रंस हैं, उनको जो कंसिडरेशन में लेते हैं, उनको कौमार बोला है। और भृत्य का मतलब है भरण पोषण, यानी उनके न्यूट्रिशन और फीडिंग टाइप का। ठीक है, तो कौमार भृत्य का मतलब है यहाँ पर वो आयुर्वेद की शाखा जिसमें कौमार मतलब 0 से लेकर गर्भ से लेकर 16 साल तक के बच्चों के बारे में हम उनके भरण पोषण के बारे में पता करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये आपको लर्न होना है चाहिए। लर्न का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए। ये सुश्रुत का श्लोक है। ठीक है, शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्यम अगध तंत्र रसायन तंत्र वाजीकरण तंत्रमिति। यहाँ पर सुश्रुत कहना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद की 8 शाखाएं हैं, है ना, मतलब जो 8 पार्ट आयुर्वेद के बताए गए हैं, तो उन्होंने उसको कैसे डिस्क्राइब किया कि हाँ ये पार्ट हैं आयुर्वेद के। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्लस इसका सीरीज पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा बोला गया है। जैसे कि 3rd नंबर पे इन्होंने काय चिकित्सा को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। नेक्स्ट हम यहाँ से काश्यप की डेफिनेशन को देख लेते हैं। काश्यप ने क्या बोला है, पहले एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, कौमार भृत्य अष्टांग आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है, कौमार भृत्यम अष्टानाम। ठीक है, जिसे आचार्य काश्यप ने प्रथम स्थान दिया है। ये स्टार्ट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आचार्य काश्यप ने कौमार भृत्य को 1st नंबर पे रखा है और सुश्रुत ने वहीं 4th नंबर पे। ठीक है, 4th नहीं 5th। जिस प्रकार देवताओं में हवि लेने के कारण अग्निदेव प्रधान है, जिस प्रकार अग्निदेव प्रधान है ना, उसी प्रकार आयुर्वेद में कौमार भृत्य, ये इन्होंने रेफरेंस दिया है किसके, देवताओं में अग्नि लेने के लिए, मतलब अग्नि को और देवताओं को समझाकर उन्होंने रेफरेंस दिया है कौमार भृत्य का। क्योंकि इसी तंत्र के द्वारा वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने वाला बालक अन्य तंत्र के चिकित्सा का विषय होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टीचर्स भी बताते होंगे कि जो कौमार भृत्य के टीचर्स होते हैं, जनरली वो बोलते हैं कि जो बच्चे का ट्रीटमेंट वो करते हैं, या फिर जिन डिसीज़ेस का वो ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको वो छोड़ देते हैं, या फिर नहीं हो पाती हैं किसी पीडियाट्रिक से सही, या फिर जैसा भी, मतलब जिन चीज़ों को वो देखते हैं चिल्ड्रंस में, वही बच्चे बड़े होकर काय चिकित्सा या अन्य किसी तंत्र के अंतर्गत में जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले वो कौमार भृत्य का नाम इसीलिए उन्होंने बोला कि कौमार भृत्य सबसे पहले आया है। ठीक है, फालतू की थोड़ी सी कहानी सी लगती है, बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे एक बात यही इम्पोर्टेंट थी, और एक ये इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद सो महतो देवा नाम, है ना, ये टिक कर लेना आप, ये श्लोक में बोला है काश्यप ने। निरुक्ति देख लेते हैं। कौमार के भरण विषयक तंत्र अर्थात शास्त्र को कौमार भृत्य कहते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इधर, है ना, कि भृत्य का मतलब क्या होता है। तो बस हमको देखना है कि चरक ने क्या बोला है इसमें। कौमार भृत्यम कौमारस्य भरणम अधिकृत्यम कृतम कौमार भृत्यम, है ना। जिस शास्त्र में कौमार के भरण की और अधिकृत कौमार के भरण पोषण की बात होती है, उसे कौमार भृत्य कहते हैं। चरक ने यह बोला है। ठीक है, ये यहाँ पे रेफरेंस बताए हैं इन सभी आचार्य के। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में पूरे में। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन है, कौमार भृत्यम नाम कौमार भरण धात्री क्षीर संशोधनार्थ।
दुष्ट स्तन्यग्रह समुत्थानाच व्याधिनाम उपशमनार्थम। इसको आप डिफरेंट करके 4 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला बात, कौमार भत्ते किसको बोलते हैं? कुमार भरण, कुमार के भरण को, धात्री मतलब माता या फिर जो उसको भरण पोषण कर रही है वो लेडी। धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ, उसके क्षीर में जो दोष है, मतलब जो माता का जो दुग्ध है ना, उसमें किसी किसी प्रकार के दोष हैं उनका संशोधन करना। दुष्ट स्तन्य ग्रह मतलब दुष्ट स्तन्य है ना, उसकी जांच वगैरह करना जो भी है, ग्रह व्याधा को, इन सब की समुत्थान मतलब होता है इन सब के बारे में पता करना, ठीक है। व्याधि नाम उपशमनार्थ, इन सब का और शमन करना, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको, एक सेकेंड। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो डेफिनेशन हम लेते हैं वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है। जिस शास्त्र में शिशु का पालन पोषण कुमार का भरण होता है, ठीक है, धात्री के गुण, धात्री क्षीर मतलब गुण दोष और उनकी चिकित्सा, क्षीर दोष की चिकित्सा, ठीक है, वही है क्षीर दोष संशोधन, और ग्रह समुत्त व्याधि है ना, ठीक है। कोशिश करते हैं याद रहेगी, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना विद हिंदी, ठीक है, ये आएगी ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाली भी इम्पोर्टेंट है, इसमें श्लोक थोड़े से इम्पोर्टेंट है शुरू के। हरित की डेफिनेशन भी पूछी जाती है ना। हरित कहते हैं गर्भ उपक्रम विज्ञान, गर्भ के उपक्रम में जो विज्ञान है, उपक्रम मतलब बाद में जो विज्ञान शुरू हुआ, या फिर सूतिका उपक्रमस्थ था। सूतिका कहते हैं जिस माता ने अभी अभी जन्म दिया है ना, सूतिका, उसके उपक्रम में जो हुआ है मतलब उसके जो बाद होते हैं उनको सबको बोलते हैं बाला नाम रोग शमनी क्रिया। बाला नाम की रोग शम मतलब जो बच्चों के रोग को शमन करने वाली क्रिया है, उन सभी को बाल चिकित्सा के अंदर लिया गया है, ठीक है। बाकी ये चाणक्य का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा क्षेत्र में, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं महत्व, ठीक है, महत्व इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। महत्व हम पहले भी बता चुके हैं, इसको आप सिर्फ हिंदी में याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि का स्थान श्रेष्ठ है, आचार्य काश्यप ने पहले ही बोला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिस प्रकार अग्नि का स्थान श्रेष्ठ है उसी प्रकार आयुर्वेद के 8 अंगों में कौमार वैद्य को श्रेष्ठता प्राप्त है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी, कौमार भत्य द्वारा वृद्धि किए जो बच्चे होते हैं उन्हीं की औषधि या प्रमाण मतलब एक सेकंड, कौमार भत्ते द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए की चिकित्सा ही अन्य लोग करते हैं, बस इतना है ना। बाकी तंत्र वाले का चिकित्सा वाले, बालकों में जो औषधि होती है वो कैसी होती है, रुचिकर होती है, प्रमाण में न्यून होती है, ये 2 बातें हैं, ये भी अलग से याद रखनी है, ठीक है। बस अब आयुर्वेद का अवतरण काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग बताया है पूरा, बट मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे पूछा जाता है ना। फिर भी इसको आप एक बार हिंदी में देख लेना और ये याद रखना कि ये विमान स्थान में बताया है आचार्य ने, और चरक ने किस में बताया, चरक ने सूत्र स्थान में, ठीक है। एक बार यहाँ पे इसके जो फ्लो चार्ट है जल्दी से वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला है काश्यप ने, ब्रह्मा के बाद अश्विनी कुमार को मिला, उन्होंने फिर इंद्र को, फिर काश्यप वशिष्ठ अत्रि और भृगु जो उनके शिष्य हुए, ठीक है। उसके बाद जीवक, ठीक है, जीवक जो थे आचार्य उनके पास, फिर वृद्ध जीवक, फिर वात्स्य, है ना। इसी प्रकार से, और ज़्यादातर जो कुमार भत्ते की बुक है उनमें लिखा हुआ है कि ना कि वृद्ध जीवक जो हैं उन्होंने लिखा है, मतलब उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है काश्यप संहिता। तो जस्ट हिंदी पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद ही पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ से हमारा मॉडर्न का पोर्शन है जो शिल्पी गुप्ता में दे रखा है। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स 2 वर्ड्स के मिलकर बना हुआ है, पाइस और इयाट्रोस, मतलब हीलर ऑफ चिल्ड्रन, हीलर ऑफ चिल्ड्रन जो चिल्ड्रंस को हील करते हैं। जस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, रेफरेंस की तरह से एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, बस थोड़ा इफेक्ट अपना अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, डिफाइन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट्स। तीनों का इन्होंने बोला, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस और एडोलसेंट्स, मतलब जो एडोलसेंट की एज में है उन तक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पीडियाट्रिक्स, ठीक है, दैट इज पीडियाट्रिक्स। एरिया ऑफ पीडियाट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम
द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल द एज ऑफ एडोलसेंट। ठीक है, इन बातों में हम क्लियर हैं आचार्य की तरफ से भी, और यहाँ पे जिन कंसेप्शन के टाइम से लेकर एडोलसेंट तक उस बच्चे को जो देखभाल करेंगे वो पीडियाट्रिक्स के पास जाएंगे, मतलब हम पीडियाट्रिक्स की रेंज में आते हैं। ठीक है ना, वो लोग। नेक्स्ट यहाँ पे है जो याद रखना है आपको, यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना, आता है ना कई बार यूनिसेफ यूनिसेफ नाम सुनने में। ठीक है, IAP की फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखनी है ना, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब ये क्या कर रहे हैं, कंसिडर्स पीडियाट्रिक्स अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। चरक ने कितना बोला है, शिशुद ने कितना बोला है, इन सब का हमने वयोभेद के अनुसार हम आगे देखेंगे, है ना। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं 18 ईयर्स तक, और जो पीछे बोला था आचार्य ने वो 16 ईयर्स तक बोला था। सभी का डिफरेंट है, सभी का याद रखना अलग अलग। बट नॉर्मली एक प्रकार से देखा जाए तो एडोलसेंट तक की एज तक के जो बच्चे हो, मतलब एडोलसेंट तक की एज का जब होता है ना कोई भी पेशेंट, तो उसे कंसिडर किया जाता है कि पीडियाट्रिक्स के अंदर आएगा। एरिया और स्कोप ऑफ पीडियाट्रिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस क्या है पीडियाट्रिक्स की। ठीक है, इसमें ये सेकेंड पॉइंट मैंने टिक कर रखा है ना, देखते हैं एक बार। द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट्स रेस्पॉन्स इज डिपेंडेंट अपॉन चाइल्ड्स एज एंड वेट। बहुत जनरल सी बातें हैं, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। 30% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कंस्टिट्यूटेड बाई चिल्ड्रन, मतलब इतने सारे हैं, 30% लोग चिल्ड्रन ही हैं। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा कि हाँ पीडियाट्रिक्स की ड्यूटी बन जाती है कि हाँ अच्छे से इतने % ऑफ पॉपुलेशन को उनकी देखभाल करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, अंडर 5 का मोर्टेलिटी रेट कितना है ना। पहले तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमको सारी। ठीक है, उसके बाद 39 पर 100 लाइव बर्थ। ठीक है ना, मतलब जो अंडर एज 5 ईयर्स से पहले 1000 लोगों में जो जिनकी मोर्टेलिटी मतलब जो मर जाते हैं, जो डेथ हो जाती है चिल्ड्रंस की, वो 39 चल रही है ना। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब हमें इम्प्रूवमेंट का और अच्छा ज़रिया मिल सकता है। ठीक है ना, बाकी याद रखनी है इन सब की डेफिनेशंस और इनकी वैल्यूज़। ठीक है, डिस्कस करने के लिए ये नहीं है बिल्कुल भी, आप इनको अच्छे से याद रखिए, और एज एन एरिया ऑफ रिसर्च आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉज एंड इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया, मतलब अंडर 5 के अंडर जो डेथ्स होती हैं उनमें जो कॉज क्या होते हैं, वो होते हैं सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मैच्योरिटी, मतलब कॉम्प्लिकेशन आ रही है, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं सही से, है ना, बच्चा माइलस्टोन पास नहीं कर पा रहा है कि इतने टाइम में इतना होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट निमोनिया, है ना, 13% लोग निमोनिया से मतलब डेथ हो रही है। ठीक है, तो हमको एज ए स्टूडेंट हमें इन सब एरियाज़ पे बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है कि हाँ अगर कोई भी चाइल्ड हमारे पास आता है इन सब डिसीज़ को लेकर, है ना, नियोनेटल सेप्सिस, बर्थ, एस्पेक्सिया, डायरिया, इन सभी को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम उसको डायग्नोस करने में इतना ज़्यादा पीछे ना रह जाएं। कभी कभी रेयर डिसीज़ डायग्नोस नहीं होती, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कि हाँ कोई बात नहीं माफ़ कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल डिसीज़ है वो भी हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना, इसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ आप सारी ही याद करने लायक हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने का इनमें कुछ नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। फीटस, फीटस किसको बोलते हैं? फीटस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन का प्रोडक्ट मतलब, कंसेप्शन मतलब गर्भ जो धारण हुआ उसके बाद जो हुआ उसे फीटस बोला। इरेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, किसी भी एज का गेस्टेशन है ना, मान लो जो नॉर्मल प्रेग्नेंट डिलीवरी का टाइम है 37 वीक्स, है ना, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स मदर, जब तक वो बाहर नहीं आ गया है तब तक उसके हम फीटस बोलेंगे। एम्ब्रियो किसको बोलेंगे हम? एम्ब्रियो बोलेंगे अर्ली प्री नेटल स्टेज वाले को, डेवलप्ड बिटवीन फर्टिलाइज ओवम एंड फीटस, फीटस जब तक नहीं बना है वो, जब तक वो कंसेप्शन मतलब उसका नहीं हुआ है ना, और उससे पहले एम्ब्रियो प्री नेटल स्टेज है ना, तब तक के बच्चे को उसको एम्ब्रियो बोला है। सेकेंड उन्होंने क्लैरिफाई किया अप टू 9 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ठीक है, 9 वीक्स तक के बच्चे को एम्ब्रियो बोला है। इन्फेंट किसको बोला है?
चाइल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब 0 से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। टॉडलर, चाइल्ड हु हैज़ बिगिन टू वॉक, है ना। बट इसमें एक बात है टॉडलर की कि कब से कब तक है इसको, 2 से 4 ईयर्स तक, है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन सा बच्चा टॉडलर में आता है, कौन सा किस में आता है। प्री स्कूल गोइंग की एज 3 to 6 ईयर्स बोली है इन्होंने, ठीक है। स्कूल गोइंग एज किस कब लिखी जाएगी चाइल्ड की, 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स से लेके जब तक स्कूल जाता है तब तक, ठीक है ना। एडोलसेंट एज, हाँ नॉर्मली हम बोलते हैं एज ऑफ इमर्जिंग एडल्टहुड और पीरियड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी, तब तक प्यूबर्टी नहीं आती जब तक उसको एडोलसेंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और चाइल्ड, फ्रॉम एज 1 ईयर अनटिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तब तक हम उसको चिल्ड्रन या चाइल्ड कंसीडर करेंगे बच्चे को, ठीक है ना। ये हम चीज़ में क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम चीज़ देखते हैं लाइव बर्थ क्या होती है। लाइव बर्थ अगर मान लो कोई डिफाइन करे कि हाँ कई बार डेथ, मतलब कंसेप्शन जब है बेबी का मदर की वॉम में ही डेथ हो जाती है कई बार, है ना। तो कभी बाहर आने के बाद, कभी इन द मिड वे जब हम प्रेगनेंसी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, तब हो रही है, तो लाइव बर्थ किसको कंसिडर किया जाएगा। लाइव बर्थ डिफाइंस द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ओके, विच आफ्टर कंप्लीट एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द मदर, ठीक है। शोज एनी साइन ऑफ लाइफ, कोई भी साइन ऑफ लाइफ दिखता है, सच एज ब्रीथ, हेयर बीट, पल्सेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और डिफाइन द मूवमेंट्स। अगर कोई भी साइन ऑफ लाइफ दिखता है उसमें, है ना, किसके बाद, डिलीवरी के बाद या फिर कंसेप्शन होने के बाद, कंसेप्शन के बाद डिलीवरी के बाद, ठीक है ना, तो उसको हम लाइव बर्थ के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। न्यू बोर्न ऑफ बर्थ वेट लेस देन 500 ग्राम मस्ट शो साइंस ऑफ लाइफ फॉर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर दे आर डेजिग्नेटेड एज लाइव बर्थ, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर तक उनको एज ए साइन ऑफ लाइफ दिख रहा है, तब तक वो लाइव बर्थ माने जाएंगे, ठीक है। अब फीटल डेथ किसको बोलेंगे हम। फीटल डेथ इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज प्रायर टू कंप्लीट। यहाँ तक की डेफिनेशन ये इन्फेंट की है, ठीक है ना, इन्फेंट की नहीं, मतलब उसकी फीटस की, याद रखना। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, हाँ सेम, ठीक है ना, कंसेप्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ गेस्ट, ठीक है। तो फीटस, फीटल डेथ किसको बोलेंगे, वो फीटस डज नॉट शो एनी साइंस ऑफ लाइफ सच एज ब्रीथ, हार्ट बीट, ब्रीथ हार्ट बीट, यही यहाँ पे उन्होंने बोला था ऊपर लाइव बर्थ के लिए, ठीक है ना। और पल्सेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, तो उन सब को हम कंसिडर करेंगे फीटल डेथ, ठीक है। अर्ली फीटल डेथ किसको बोलते हैं, अर्ली फीटल डेथ बोलते हैं लेस देन 22 वीक्स, वेट होगा लेस देन 500 ग्राम और उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसको हम अर्ली फीटल डेथ के लिए कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनोलॉजी इंटरमीडिएट फीटल डेथ, डेथ ऑफ फीटस इन इंट्रायूटराइन लाइफ एट ए गेस्टेशनल एज ऑफ 22 to 27 वीक्स, 22 से 27 वीक्स के अंदर, है ना, इंट्रायूटराइन में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम इंटरमीडिएट फीटल डेथ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लेट फीटल डेथ, है ना, लेट में कहाँ से आया है, 28 वीक्स के बाद, ठीक है। सभी के गेस्टेशनल एज के रेस्पेक्टिव में हमने बात की है और हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ वेट की बात कर लेते हैं। बर्थ वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली कोई भी आके आपसे पूछ सकता है कि हाँ लो बर्थ वेट क्या होते हैं, एक्सट्रीमली लो बर्थ क्या होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए बर्थ वेट है क्या चीज़। बर्थ वेट इज़ द फर्स्ट वेट ऑफ द लाइव और स्टिल बोर्न नियोनेट टेकन बिफोर एनी सिग्निफिकेंट पोस्ट नेटल वेट लॉस, मतलब जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमने थोड़ी टाइम के बाद ही, जब तक उसने कोई वेट लॉस करना स्टार्ट नहीं किया है तब तक हम उसका वेट मेजर कर लें, है ना, तो उसको हम बर्थ वेट के बोलेंगे। एवरेज बर्थ वेट कितना होता है, 2.8 किलोग्राम, कुछ बुक्स में 2.9 किलोग्राम लिखा है, बट आप 2.8 या 2.9 में से कोई भी वैल्यू बोलेंगे तो वो सही मानी जाएगी, ठीक है। लो नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्रुप्स है, मतलब किस किस कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है हमने बर्थ वेट्स को। पहला है हमारे पास लो बर्थ वेट बेबीज़। लो बर्थ वेट बेबीज़ किसको बोलेंगे, 2500 ग्राम और 2.5 किलोग्राम से नीचे वाले, कम जो होंगे, वेट लेस देन 2.5 किलोग्राम, उनको लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, ठीक है ना। लो बर्थ वेट बेबी इंक्लूड प्री टर्म, है ना, प्री टर्म मतलब जो 37 वीक से पहले ही डिलीवर आउट हो गए हैं उनके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट किसको बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बोलेंगे 5 मतलब 1.5 किलोग्राम से जो कम लेस देन 1.5 किलोग्राम वाले बेबी हैं उनको वेरी लो बर्थ वेट के अंडर रखा जाएगा। एक्सट्रीमली लो 1 किलोग्राम, ठीक है। जो बेबीज़ 1 किलोग्राम के अंडर हैं उनको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट के अंदर कंसिडर करेंगे। गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज क्या होती है? गेस्टेशनल एज इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट वाला जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल आया है उसका पीरियड से, है ना, तब से हम फर्स्ट डे काउंट करेंगे और कब तक? टिल द डेट ऑफ बर्थ या फिर यहाँ तक। एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीट वीक्स, सभी की सभी वीक्स में हमारे पास होती हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। गेस्टेशनल एज की, गेस्टेशनल एज को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे वो देखते हैं। प्री टर्म, है ना, नियर टर्म, है ना, बोलते हैं टर्म बेबीज़, प्री टर्म बेबीज़, है ना, ये आपको याद रखना है। प्री टर्म किसको बोलेंगे? 37 कंप्लीटेड वीक से पहले ही अगर वो बेबी मतलब है ना, तो मतलब डिलीवर आउट हो गया, डिलीवरी होगी उसकी, तो उसको हम प्री टर्म के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। नियर टर्म, नियर टर्म वर्ड वैसे तो ज़्यादा होता नहीं है बट ठीक है, बिटवीन 35 to 36 कंप्लीटेड वीक्स, तो उसको बोलेंगे हाँ ठीक है नियर टर्म ही था, है ना। मॉडरेट प्री टर्म, ठीक है, 32 to 36 प्री टर्म तो है बट इतना भी नहीं है, ठीक है, तो 32 वीक्स तक के लिए हम मॉडरेट प्री टर्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। वेरी प्री टर्म, वेरी प्री टर्म बोलेंगे 28 वीक्स से लेकर 31 वीक्स तक को, है ना। एक्सट्रीमली प्री टर्म लेस देन 28 वीक्स, मतलब लेस देन 28 वीक्स वाले को हम प्री टर्म एक्सट्रीमली में लाएंगे, ठीक है। और बाकी हमें पता ही है 42 वीक्स से जो आगे होगा वो होगा हमारा पोस्ट टर्म। और जो टर्म बेबीज़ होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनकी गेस्टेशनल एज क्या है? 37 वीक्स से लेकर 41 वीक्स तक उनको टर्म बेबीज़ बोलेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़। एक आप टेबल बना के याद कर सकते हैं या नॉर्मल भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से पेरीनेटल पीरियड क्या होता है। पेरीनेटल पीरियड मतलब 28th वीक से लेकर, है ना, टू द 7th डे ऑफ लाइफ, इसको हम पेरीनेटल पीरियड बोलते हैं। मतलब 28th वीक ऑफ गेस्टेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर जब डिलीवरी आउट हो गया उसके बाद यहाँ पे 7th डे तक, इसे हम पेरीनेटल पीरियड बोलेंगे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एक्सटेंडेड पेरीनेटल, है ना, एक्सटेंडेड फ्रॉम 22nd वीक ऑफ गेस्टेशन टू 7th डे, है ना। नेक्स्ट चीज़ तो सेम है, मतलब 28 वीक की जगह हमने 22nd कर दिया है, तो और पहले से हम अगर उस बेबी को कंसिडरेशन में कर ले रहे हैं मदर को, है ना, तो हम बोलेंगे एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पेरीनेटल पीरियड के अंदर है ये बच्चा। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, है ना, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज लेट फीटल प्लस अर्ली नियोनेटल वीक्स डेथ्स ऑफ बेबीज़। उस टाइम में जो डेथ होती हैं उसको हम पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओके, हम देखते हैं नियोनेटल पीरियड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक व्हाट इज़ नियोनेटल पीरियड, है ना। अब पेरीनेटल तो हमें पता चल गया था, नियोनेटल देखते हैं। नियोनेटल पीरियड 28 डेज ऑफ लाइफ अप टू, है ना, और अप टू 20 डेज लाइफ आर कॉल्ड एज न्यू बॉर्न बेबीज़ और नियोनेट्स, ठीक है। बर्थ से लेकर 28 डेज तक को हम नियोनेटल पीरियड बोलते हैं और नियोनेटल 7 डेज तक, ठीक है ना। और पेरीनेटल 28 वीक्स से लेकर 7 डेज तक, ठीक है। नियोनेटल डेथ सेम है, नियोनेट्स मतलब 28 वीक डेज तक अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको हम नियोनेटल डेथ के अंदर कंसिडर करेंगे। फर्स्ट डे डेथ 24 आवर्स के अंदर वाली, अर्ली नियोनेटल डेथ्स, है ना, और फर्स्ट वीक मतलब 7 डे के अंदर अंदर किसकी डेथ जाती है तो अर्ली नियोनेटल डेथ के अंदर आएगी। बाकी इनके मॉर्टेलिटी रेट है, ये सिर्फ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब जो मदर है उसकी मोर्टेलिटी रेट, है ना, वो देखते हैं, वो भी याद रखना है। इज एक्सप्रेस्ड एज मैटरनल डेथ्स पर 100,000 लाइफ बर्थ्स। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट आए कहीं भी किसी भी वर्ड को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी या किसी भी श्लोक को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ओके, थैंक यू।